नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज हम आपको बताते हैं नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार कहां जा रहे हैं। देखिए, आज तारीख है 6 फरवरी और नीतीश कुमार के बारे में खबर ये मिल रही है जिन्होंने 28 जनवरी को बीजेपी के साथ सरकार बनाई है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। 7 फरवरी को मतलब कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात तय की गई है। मतलब बिहार में सरकार कैसे चलेगी, बिहार में मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, तो कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार इस चर्चा के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, नीतीश कुमार जो ये कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। वे अमित शाह जो ये बार बार कहते रहे कि नीतीश कुमार के लिए तमाम दरवाजे बंद हैं, तमाम खिड़कियां बंद हैं, बीजेपी में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन दोनों ओर से दरवाजे खुल गए और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो गए। तो नीतीश कुमार से मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। बिहार के लिए कोई सौगात की घोषणा भी हो सकती है। अब आप किसे कहेंगे कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने झुके या नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो चुनावी साल है और चुनावी परिस्थितियां हैं, बिहार की जो मजबूरियां हैं, उसके कारण बीजेपी नीतीश कुमार के सामने झुक गई। तो पहली खबर ये। और दूसरी बात ये समझिए, देखिए दिल्ली से जो खबरें हैं वो खबर ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच समझौता करा सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान का मूड खराब है, जायका खराब है, मिजाज खराब है जब से नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने साथ कर लिया है। लेकिन चिराग पासवान जरूरत है, नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पशुपति पारस को झटका देने जा रहे हैं। तो चाचा भतीजे की इस लड़ाई को खत्म करने की पंचायत की जा सकती है और यह पंचायत अमित शाह के स्तर पर की जा सकती है। लेकिन इस पंचायत का परिणाम क्या निकलेगा? क्या चिराग पासवान कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर पशुपति पारस वे सीटें जहां से उनके सांसद हैं? देखिए, 2019 में सभी सांसद रामविलास पासवान के थे, लेकिन अभी 5 सांसद पशुपति पारस के साथ हैं। खुद पशुपति पारस, बीना देवी वैशाली के सांसद, लेकिन वो अब खुले तौर पर चिराग पासवान के साथ जा चुकी हैं। महबूब अली कैसर खगड़िया के सांसद, चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई नवादा के सांसद, तो प्रिंस राज समस्तीपुर के सांसद। तो समझते ही हैं कि ये परिस्थितियां, तो यह बात करीब करीब तय हो चुकी है कि दोनों पक्षों को एनडीए में रखा जाएगा और इस पंचायत को अमित शाह अपने स्तर पर करेंगे। मतलब चाचा भतीजा दोनों साथ रखे जाएंगे एनडीए में। लेकिन यह शर्त चिराग पासवान को कबूल होगी कि नहीं होगी, यह समझने वाली बात है, क्योंकि चिराग पासवान बिल्कुल अड़े हैं कि चाचा नहीं तो हम नहीं। चाचा को वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और चाचा भी कह रहे हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मतलब लड़ाई हाजीपुर को लेकर फंसी है। पशुपति पारस अभी हाजीपुर के सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान चाहते ये हैं कि हाजीपुर मेरा हो, हाजीपुर मैं स्वयं लड़ूं या मेरी मां लड़े, और जमुई जो स्थितियां बनेंगी, परिस्थितियां बनेंगी, उसके मुताबिक फैसला लिया जा सकता है। तो यह लड़ाई एनडीए के भीतर है और चिराग पासवान एक कारण बने हुए हैं। देखिए, आपको याद होगा 28 जनवरी की तारीख हुई जब चिराग पासवान को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल कराने को बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा स्वयं लेकर आए थे। जेपी नड्डा साथ में लेकर आए और फिर साथ में लेकर वापस भी चले गए। चिराग पासवान ने क्या कहा? चिराग पासवान ने कहा, नीतिगत मसलों पर मेरा विरोध अब भी नीतीश कुमार से जारी रहेगा।
तो देखिए, चिराग पासवान की लड़ाई जो है वह बड़ी लड़ाई है और चिराग पासवान को यह लग रहा है कि यदि चाचा पारस को साथ रखा गया तो सीटों का नुकसान मुझे हो सकता है, जिसे वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको यह भी पता है कि बिहार की सियासत में जो अभी असली लड़ाई है वह लड़ाई है 12 फरवरी को बहुमत परीक्षण की, कि नीतीश कुमार क्या 12 फरवरी को बिहार विधानसभा के भीतर यह साबित कर देंगे कि बहुमत मेरे साथ है, और बहुमत साबित करने के बाद सरकार चलती रहेगी। देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यह विश्वास पैदा करने की कोशिश की है अपने विधायकों के भीतर और कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस को विशेष रूप से संदेशा भेजा गया कि आप अपने विधायकों को सही रखिए, बाकी सरकार गिराने का काम मेरा है। देखिए, इसी संदेश के आधार पर कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को तेलंगाना भेज दिया, हैदराबाद भेज दिया गया, जो 11 फरवरी आएंगे। लेकिन इन सबों के बीच आरजेडी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। और क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आरजेडी को इस बात की समझ है कि यदि नीतीश कुमार मेरे साथ रहते तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सीटें कम मिलती। पहले ही बात चल रही थी कि नीतीश कुमार कह रहे थे बड़े भाई की भूमिका में हम होंगे, और कहीं 17-17 की बातें हो रही थी, कहीं 17-16 की बातें हो रही थी। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में आरजेडी की सीटें बढ़ जाएंगी। आरजेडी अधिक लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी और आरजेडी ने करीब करीब यह फैसला कर लिया है कि हमें कहां कहां चुनाव लड़ना है और कौन कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जो कांग्रेस के लिए छोड़ा जाना है या फिर वामपंथी पार्टियों के लिए। मुकेश सहनी का इंतजार किया जा रहा है। मुकेश सहनी यदि चले आते हैं महागठबंधन की ओर, इंडिया ब्लॉक की ओर, तो उन्हें भी कई सीटें दी जा सकती है। मुकेश सहनी के बारे में खबर यह है कि वे अब महागठबंधन में आने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं, लेकिन शर्तें हैं। मुकेश सहनी की मांगे बड़ी होती है, कई सीटों की मांगे होती है। मुकेश सहनी स्वयं कहां से चुनाव लड़ेंगे यह भी तय किया जाना है। 2019 में वे खगड़िया से लड़े थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। 2019 में भी वे महागठबंधन के साथ ही थे। तो देखिए, आरजेडी ने जो लिस्ट तैयार की है वह आपको हम बताने जा रहे हैं कहां कहां से आरजेडी स्वयं चुनाव लड़ना चाहती है। 20 लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है। तो कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं? देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव के समक्ष यह भी संकट है कि 2 लोकसभा क्षेत्र जो अपने हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां लालू परिवार का दबदबा रहा है, उन लोकसभा क्षेत्रों में हम फिर से विपक्ष को, देखिए अब उनके लिए विपक्ष जो है वो जेडीयू है, बीजेपी है, हम है, उसे परास्त कर सके। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र, बड़ा सवाल, क्या फिर से मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी? 2014 और 2019 में हार चुकी है। रीतलाल यादव यहां तैयारी कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा सवाल है कि 2024 में क्या फिर से मीसा भारती को चुनाव लड़ाया जाएगा? पाटलिपुत्रा की सीट, देखिए याद रखिएगा, इस सीट पर जेडीयू ने लालू यादव को भी चुनाव हराया है। लालू यादव के ही पुराने दोस्त रंजन यादव को उम्मीदवार बनाकर लालू यादव को चुनाव में शिकस्त दी गई थी। तो पाटलिपुत्रा की सीट। दूसरी सीट सारण की सीट, जिसे छपरा कहते हैं। छपरा की सीट लालू यादव की परंपरागत सीट रही है। 1977 में 1977 में पहली बार लालू यादव जीते, लेकिन लालू यादव की बादशाहत को तोड़ा गया छपरा में। 1996 में राजीव प्रताप रूडी यहां चुनाव जीत गए। देखिए, तो राजीव प्रताप रूडी जो 4 बार यहां से सांसद बन चुके हैं, राबड़ी देवी भी यहां हारी, लालू यादव नहीं हारे हैं। तो यह एक चुनौती है। 2019 में आपको याद होगा कि लालू यादव ने अपने समधी, अब तो संबंध अच्छे नहीं है, चंद्रिका राय को लड़ाया। तो क्या 2024 में फिर से लालू यादव के परिवार का कोई सदस्य, चाहे वो राबड़ी देवी हो या फिर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव हो या लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य हो, जिन्होंने अपनी किडनी देकर, एक किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई,
वो सारण लड़ने को आएंगे, यह देखने की बात होगी। तो पाटलिपुत्र और सारण छपरा यह सीट तय किया है आरजेडी ने कि यहां हम लड़ेंगे। अब देखिए हम आगे की बात करते हैं, अररिया की बात। देखिए अररिया आरजेडी लड़ेगा, लेकिन यहां उम्मीदवार कौन होगा? देखिए यह सीट परंपरागत तस्लीमुद्दीन की रही है, जिन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाता था। लेकिन अब दोनों बेटों में ही झगड़ा है, शाहनवाज और सरफराज में। जब तस्लीमुद्दीन की मौत हुई थी तो सरफराज यहां से सांसद बन गए थे। शाहनवाज 2020 में AIMIM के विधायक बने और अब महागठबंधन की जब सरकार थी तो मंत्री भी बने थे। लेकिन यहां दोनों भाइयों के झगड़े के बीच में आरजेडी किस तरीके का रास्ता निकालेगी, यह देखने की बात होगी। शिवहर सीट को भी आरजेडी ने चुनाव लड़ने के लिए अपने खाते में रखा है। यहां भी तनातनी है। फैसल अली जो लालू यादव के बहुत करीब माने जाते हैं, वे यहां चुनाव लड़ना चाहते हैं फिर से। 2019 में हार गए थे, लेकिन यहां तैयारी रामा सिंह ने भी कर रखी है। तो देखने की बात यह होगी कि रामा सिंह की फैसल अली। देखिए सीतामढ़ी आरजेडी चुनाव लड़ेगा, यह बात करीब करीब तय हो चुका है। तो सीतामढ़ी में उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है। दरभंगा आरजेडी ने लड़ने का फैसला किया है। देखिए अब अब्दुल वारी सिद्दीकी उम्मीदवार होंगे या कोई और होगा। यदि हम दरभंगा के आगे बात करें तो मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, पर यहां लड़ेगा कौन उम्मीदवार होगा? 2019 में शरद यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन शरद यादव और पप्पू यादव दोनों चुनाव हार गए थे और यहां से दिनेश चंद्र यादव को जीत मिली थी। तो मधेपुरा आरजेडी को लड़ना है। आगे हम बात करें हाजीपुर। देखिए अब पशुपति पारस चुनाव लड़ते हैं कि चिराग पासवान या फिर रीना शर्मा। हाजीपुर में उम्मीदवार तलाशना एक कठिन काम रहा है पासवान परिवार के खिलाफ। शिवचंद्र राम 2019 में लड़े थे, फिर से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हालात क्या बनेंगे यह देखने की बात होगी। उजियारपुर में नित्यानंद राय हैं, बीजेपी के जीते हुए सांसद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। तो क्या यहां आलोक मेहता को उतारा जाएगा, यह देखने की बात होगी। आलोक मेहता महागठबंधन की सरकार के मंत्री थे। आलोक मेहता उजियारपुर से सांसद भी रहे हैं। तो क्या आलोक मेहता उतारे जा रहे हैं, यह समझने की बात है। देखिए 2019 में उजियारपुर और काराकाट दोनों सीट महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर रालोसपा के सिंबल पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। महाराजगंज को भी आरजेडी ने अपने खाते में रखा है। महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह के फैमिली से क्या फिर किसी को टिकट मिलना है, यह समझने की बात है। भागलपुर भी आरजेडी लड़ना चाहता है। देखिए बूलो मंडल कभी यहां से सांसद हुए, 2014 में सांसद हो गए थे। बूलो मंडल को लेकर कई सारी चर्चाएं थी, लेकिन अब नीतीश और बीजेपी एक साथ हो चुके हैं। तो यहां क्या बूलो मंडल को मौका मिलेगा या आरजेडी फिर किसी और को मौका देगा? देखिए बांका जयप्रकाश नारायण यादव, लालू यादव के बहुत ही भरोसेमंद। तो क्या जयप्रकाश नारायण यादव पर फिर से दांव लगाएगा आरजेडी, यह समझने की बात है। आगे हम बात करते हैं बक्सर में। देखिए जगदानंद लड़ते रहे हैं, लेकिन जगदानंद क्या लड़ेंगे 2024 में, यह समझने की बात है, क्योंकि उम्र भी हो चुकी है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। और हमने पहले भी कहा था कि बक्सर को लेकर आरजेडी थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि वहां राजपूत को लड़ाएं, कि ब्राह्मण को लड़ाएं, कि यादव को लड़ाएं। तो बक्सर आरजेडी ने स्वयं लड़ने का फैसला किया है। जहानाबाद में स्टैब्लिश उम्मीदवार हैं आरजेडी के सुरेंद्र यादव, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, आरजेडी के विधायक भी हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि आरजेडी और जेडीयू या फिर यूं कहें कि बीजेपी, उसके समक्ष भी संकट यह है कि यदि बिहार विधानसभा में गणित जोड़ा जाता है तो हम अपने विधायकों को क्या चुनाव लड़ाएं, तो यह बड़ा संकट है। तो देखिए अब आगे हम बात करें जहानाबाद के बाद तो जमुई लोकसभा क्षेत्र, जहां से अभी चिराग पासवान सांसद हैं। चिराग पासवान 2024 में स्वयं लड़ते हैं या यह सीट छोड़ देते हैं या कोई और रास्ता निकालते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन जमुई
कौन लड़ेगा? आरजेडी की ओर से आरजेडी ने लड़ने का फैसला कर लिया है। उदय नारायण चौधरी जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, वे इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यह समझने की बात है। समस्तीपुर भी आरजेडी ने अपने खाते में रखा है कि इस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नवादा की बात करें, नवादा में आरजेडी ने स्वयं लड़ने का फैसला किया है। यहां राजवल्लभ यादव के परिवार का दबदबा है। राजवल्लभ यादव सजायाफ्ता हैं, स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी विभा देवी नवादा की विधायक हैं। और खबर यह है कि नवादा से अशोक यादव जो राजवल्लभ यादव के परिवार के ही हैं, एमएलसी भी हैं, वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विनोद यादव ये भी राजवल्लभ यादव के परिवार के ही हैं, उनके नाम की चर्चा भी है। तो यदि हम नवादा के बाद बात करें काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा से मुकाबला करना है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार होंगे, यह बात तय है। लेकिन काराकाट में लड़ाया किसको जाएगा, यह बड़ा सवाल अब भी आरजेडी के समक्ष है। पूर्णिया भी आरजेडी ने लड़ने का फैसला किया है, लेकिन उम्मीदवार साफ तौर पर दिख नहीं रहा है। वहां पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम चला रहे हैं और अपनी मजबूत पकड़ बना लिए हैं। देखिए, पॉलिटिकल सर्किल में इस बात की चर्चा है कि पप्पू यादव के साथ महागठबंधन का समझौता हो सकता है। कांग्रेस भी इस बात की पक्षधर है कि पप्पू यादव की दावेदारी मजबूत है, तो पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को लड़ने दिया जाए और इसका रास्ता निकाल लिया जाए। देखिए, मधुबनी मिथिलांचल की, दरभंगा की बात हमने की ही, मधुबनी भी आरजेडी स्वयं लड़ना चाहती है। तो मधुबनी यदि आरजेडी लड़ना चाहती है तो वहां कौन उम्मीदवार होगा, किसे बनाया जाएगा? गुलाब यादव को मनाए बिना मधुबनी की समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। गुलाब यादव ने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी पत्नी को विधान पार्षद बनवा दिया, बिटिया को भी जिला परिषद में अध्यक्ष बनवा दिया। तो गुलाब यादव से क्या समझौता होगा तेजस्वी यादव का, लालू यादव का, यह देखने की बात होगी, या किसी और पर दांव लगाया जाएगा। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो सबसे अधिक जिस बात की चर्चा होगी कि नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिलने को दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में 2024 के चुनाव की पूरी रणनीति, बिहार में कैसे 40 में 40 सीटें जीतनी है या 40 में 39 सीटें जीतनी है। देखिए, वैसे एक बात आपको यह भी बताएं कि देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर, जो इन दिनों बिहार में जन सुराज का अभियान चला रहे हैं और माना यह जा रहा है कि वे भी चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, अभी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन जन सुराज का दखल चुनाव में शुरू हो चुका है। वे कह रहे हैं कि भले ही नीतीश कुमार आ गए हैं एनडीए में, लेकिन यह बात नहीं कही जा सकती है कि 40 में 40 सीटें एनडीए जीत जाएगी या 40 में 39। वे कह रहे हैं कि देखिए, 2019 जैसा चुनाव परिणाम बिहार में आने वाला नहीं है, मतलब 40 में 39 एनडीए को नहीं मिलने वाला है। यदि 40 में 39 एनडीए को नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि कुछ सीटें मिल सकती हैं महागठबंधन को। देखिए, अब कांग्रेस के पास भी अवसर है। जब नीतीश कुमार थे तो कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस को 4 सीटें अधिक से अधिक दी जाएंगी, लेकिन अब नीतीश कुमार चले गए तो कांग्रेस को फिर से 8 या 9 सीटें मिल सकती हैं। अब कांग्रेस को अपने पहलवान बताने हैं। देखिए, कांग्रेस ने कई सीटें चिन्हित कर रखी है, जैसे मोतिहारी की सीट, नवादा की सीट, इसके अलावा सासाराम की सीट, इसके अलावा औरंगाबाद की सीट। ये सारी सीटें स्पष्ट है, लेकिन उन्हें उम्मीदवार बताने होंगे कि हम कहां से लड़ाना चाहते हैं। यदि अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के चुनाव में दिल्ली पहुंच जाते हैं तो मोतिहारी की सीट भी कांग्रेस खाली कर सकती है। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं, इन पर हम चर्चा करते रहेंगे और लाइव सिटीज आपको बिहार की हर खबर सबसे पहले बताता रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।